हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगी। ये हर एक आदमी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या क्या हमारी प्रमुख विशेषताएँ हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो पहले देश था वो गुलाम था ब्रिटिश रूल के अंदर पे। तो कम से कम मतलब 28 सेंचुरी में हमारा देश गुलाम था। तो हमारे इंडिया का उस टाइम पे क्या था, नेशनल मूवमेंट जो नई स्टार्ट ही हुआ था, मतलब आज़ादी का आंदोलन ना नया नया ही स्टार्ट हुआ था। वहाँ उस टाइम के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह किए थे इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। मतलब बहुत सालों तक उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब जाके उनको आज़ादी मिली थी। मतलब 150 सालों तक अप्रॉक्स की थी उन्होंने। तो उस टाइम पे ना ब्रिटिश रूल के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल, कड़े नियम थे जो उस टाइम के लोगों ने झेले थे। तो लोगों पर उस टाइम पे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे काम होते नहीं थे। मतलब काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है ऑथराइजेशन रूल का। मतलब ऑथराइजेशन रूल का मतलब होता है जिसमें एक इंसान की चलती है या एक गवर्नमेंट की चलती है। तो उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे बोलते हैं, उन्होंने सोचा कि जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो उस टाइम मतलब तो वो किस तरीके का होगा, हमारा फ्री इंडिया जो होगा, मतलब आज़ाद भारत जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसमें हम डेमोक्रेसी रखेंगे। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का शासन, जिसमें लोग वोट करेंगे और उससे ज़्यादा उनके द्वारा चुने जाएंगे लोग। मतलब लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र हर किसी को मतलब बराबरी का अधिकार देंगे और हर कोई जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने आइडियाज़ दे सकता है, अपना काम कर सकता है। तो रूल भी पीपल के अच्छे के लिए ही होंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, सेट ऑफ रूल्स है। तो डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स होता है। और ये जो रूल्स बनाए गए ये हमारे ही देश के 300 लोगों ने, मतलब 300 पीपल ने मिलकर बनाए, जिसको आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया। यानी कि 300 लोग, जो ग्रुप ऑफ 300 पीपल थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। यानी कि संविधान सभा, असेंबली को सभा कहते हैं। मतलब जिस सभा ने संविधान बनाया उसे संविधान सभा कहा गया। और ये असेंबली 1946 में बनी और 3 साल के अंदर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा था। मतलब 3 साल के अंदर इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया था। और ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लोगो जो उस टाइम पे था। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके पास ना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ना मतलब अलग अलग रिलीजियंस और डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर के सब थे। मतलब अलग अलग भाषाएं बोलते थे वो लोग, अलग अलग धर्म मानते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि सबकी भावनाओं को एक साथ रख के कैसे हम बनाए रूल जो सबके लिए अच्छा हो। पर उस टाइम पे हमारा इंडिया बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहा था। यानी कि पाकिस्तान का इशू चल रहा था, बंटवारे हो रहे थे, ब्रिटिशर्स भी जा रहे थे। और जो कुछ स्टेट थे, मतलब प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले रखे थे, कुछ स्टेट राजाओं के पास भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को मान नहीं रहे थे। तो ये सब चल रहा था, इसे टर्मोइल कहते हैं। ये सब चल रहा था और उस टाइम की हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। लोग, गरीबी थी, भेदभाव था, ये सारे इश्यूज़ को रखते हुए उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। और डाइवर्सिटी भी बनी रहे, यानी कि भिन्नता भी बनी रहे लोगों में। जैसे कि सब मतलब ये अलग रिलीजन का, ये अलग जन, तो उसे डाइवर्सिटी कहा गया। तो वो भी उस चीज़ का भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा, यानी कि भिन्नता में भी एकता बनी रखे, ऐसा उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। तो ये थी हमारी कहानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब बात करते हैं हम की फीचर्स के बारे में, यानी कि प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना 5 मेजर की फीचर है। मतलब जो 5 प्रमुख विशेषताएं हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
सबसे पहले पढ़ते हैं हम फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि संघवाद के बारे में। फेडरलिज्म का मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, मतलब एक कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना फेडरलिज्म कहलाता है। मतलब फेडरलिज्म में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारी इंडिया में। एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहते हैं, ये तो पता चल गया। तो हमारी इंडिया में 3 टाइप के लेवल है। तो सेंट्रल लेवल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल बोलो, दोनों बात एक ही है। तो उसका काम होता है पूरे जो देश में जो भी उनको लॉ बनाना है या फिर कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और स्टेट में जो करना है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लोकल में जो करना है वो लोकल गवर्नमेंट करती है। तो अब बात करते हैं हम हमारे फेडरलिज्म इंडिया के बारे में बात करते हैं। जो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है, तो जो स्टेट होता है वो सब अपनी ऑटोनॉमी जो होता है वो इसे एंजॉय करता है। मतलब कि स्टेट को हक है कि अपने लेवल पे वो लॉ बना सकता है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, पर उसके साथ साथ ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लॉ फॉलो करेगा। ये नहीं कि वो उसके पास सारी पावर आ गई कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक लिस्ट होती है कि किस तरह के टीयर टीयर को भी लेवल ही कहते हैं, लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टीयर को भी लेवल ही कहते हैं। तो किस टीयर की गवर्नमेंट यानी कि किस लेवल की गवर्नमेंट किन मुद्दों पे लॉ बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला जो होता है वो यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट मतलब जो फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश के साथ जो संबंध होगा ना, उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि केंद्रीय सरकार बनाएगी, सेंट्रल को केंद्र कहते हैं। फिर दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, यानी कि जो इंटरनल ट्रेड होंगे जो उन पे लॉ जो होगा वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इसका मतलब स्टेट को लेकर जो भी डिसीजन होगा ना वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। और तीसरा आता है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि मतलब मान लीजिए एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला ही गया है। तो इसको लेके ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं, पर ये नहीं, अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात आती है, यानी कि संसदीय शासन पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना एक टाइप की गवर्नमेंट है जो कि पार्लियामेंट पे बेस्ड है। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट्री से ही नाम से पता चलता है कि पार्लियामेंट क्या है। तो इसको ना 3 पार्ट में वैसे डिवाइड किया गया है, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। मतलब जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो हमें दर्शाएंगे, जिनको हम मतलब इसमें सीधे सीधे बताऊं तो जिसको हम वोट देते हैं और फिर वोट से जो चुने जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। तो कौन होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, जो भी चुने जाते हैं ना वो लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, तो वो किस तरह से मतलब कनेक्टेड होंगे, ये सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है पूरा। अब बात आती है कि वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। मतलब सबसे पहले होते हैं इलेक्शंस, जो कि कंडक्ट करवाए जाते हैं हर 5 साल बाद, मतलब एवरी 5 ईयर्स के बाद वो कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड हाउ इलेक्शंस कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल बाय UAF रूल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। UAF को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इस रूल के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में क्या होता है, वोट देते हैं, वोट से वो लोग जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिले जाते हैं वो चुना जाता है और वही रिप्रेजेंट करता है हमें। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, मतलब पीपल हुज एज इज़ 18 और 18+, मतलब जिसका ऐसे पर्सन जो कि 18 या 18 से ज़्यादा एज के होते हैं वो एबल होते हैं वोट देने के लिए। इधर दे आर पुअर, रिच, गर्ल और बॉय, ब्लैक और वाइट, एनी ऑफ द शेप, किसी भी मतलब कोई भी आदमी, लड़का लड़की, गरीब अमीर, काला गोरा, जो सब अपने वोट दे सकते हैं। तो अब बात आती है उन पर कोई प्रेशर नहीं होता कि वो किसको वोट दे, उस अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो ये आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब तीसरी बात ये सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। तो हम पावर को सेपरेट करते हैं। कैसे हम पावर को सेपरेट करते हैं, तो इसमें 3 फॉर्म होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं इसके। पहला होता है लेजिस्लेचर,
मतलब इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। जिनको हम चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, जिन्हें हम जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी कहते हैं, और या फिर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली कहते हैं। तो यही लोग होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। मतलब देखो, पार्लियामेंट में लॉ बना दिए, पर उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे कि पुलिस वाले हो गए, पुलिस वाले चालान काटते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई लॉ है वो उन्हें बता रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव तो कर रहे हैं पूरे देश में। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, उन्हें भी कोई लॉ ऊपर से मिलता है, उन्हें वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। आईएएस आईपीएस भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। अब तीसरा आता है जुडिशरी। देखो, जुडिशरी सिंपल मतलब ऐसा सिस्टम होता है ना जिसमें जज और ये पूरा सिस्टम जज और लॉयर का ही होता है। मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। पर क्यों करते हैं हम, क्यों मतलब पावर को बंटवारा क्यों करते हैं? पावरों को बंटवारा इसलिए किया जाता है जिससे पावर का मिसयूज़ ना कर सके। मतलब इनमें से कोई भी एक ऑर्गन पावर का मिसयूज़ ना कर सकते, सब एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें धर्म उसमें ना जुड़ी हुई हो, नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजियस मैटर, उसमें ना जुड़ी हो। वैसे तो इस पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। मतलब स्टेट उससे मत लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ। मतलब अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, यानी कि मतलब एक देश जो किसी एक धर्म को प्रमोट ना करता हो, मतलब वो सारे धर्म को एक साथ लेके चलता हो। मतलब कि ना आप किसी एक धर्म को एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हो, ना आप किसी धर्म को कुछ करने से मना कर रहे हो। चौथा आता है फंडामेंटल राइट। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आज नहीं बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।